हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका एमगेट पर। हम लोग यहां पर कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा। उसमें मैंने कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट्स के सिलेबस और वेटेज के बारे में डिस्कस किया था। तो आई होप आपने देखा होगा कि कितना कौन सी ब्रांच में वेटेज रखता है कंट्रोल सिस्टम और क्या सिलेबस पढ़ने वाला है कंट्रोल सिस्टम का। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट। तो कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट का पहला जो चैप्टर जो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब बात की जाए इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम में, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंट्रोल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे, कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। कंट्रोल सिस्टम जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जो होता है वो होता है कि सिस्टम के अंदर कोई भी इनपुट डालो वो आउटपुट देता है, वो चीज ही सिस्टम होती है। इसमें तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? सिस्टम की डेफिनेशन डिस्कस की जाए तो कहते हैं कि सिस्टम इन विच नंबर ऑफ कंपोनेंट connected in a specific manner and produce desired आउटपुट। ये होता है सिस्टम। सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट एक स्पेसिफिक वे में कनेक्टेड होते हैं और वो एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, तो वो होता है सिस्टम। अब सिस्टम की बात हो गई, हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम के। सिस्टम के एग्जांपल कौन कौन से हो गए? आपका शरीर है वो सिस्टम, ये मोबाइल फोन है सिस्टम है, ये मार्कर है सिस्टम है, इसके अंदर इंक है, इंक नीडल है वो है, उसके बाद इसका जो केफ है, इसकी जो बॉडी है, वो सारे सिस्टम है। इसमें ये सारे एक साथ एक प्रॉपर वे में कनेक्टेड है, तब ये मार्कर चल रहा है। मेरा हाथ है, माइंड इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो वर्क कर रहा है, लिख रहा है, तो ये सारी चीजें सिस्टम है। आपकी मोटर गाड़ी बाइक जो भी है सारी चीजें सिस्टम है। उसमें आप कुछ ना कुछ इनपुट देते हो, वो कुछ ना कुछ आउटपुट देता है, तो ये सिस्टम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की। तो कंट्रोल सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कंट्रोल्ड आउटपुट प्रोवाइड करे या हमें जो चाहिए वही दे, इसके अलावा एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोवाइड ना करे, वो सिस्टम कंट्रोल डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करे। इट मींस हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द सिस्टम which output is controlled, altered and maintained by varying input quantity to the system. The system which output is controlled, altered and maintained. तीन वर्ड पे फोकस करेंगे, controlled, altered and maintained by varying input quantity. सिस्टम के आउटपुट को हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं इसके इनपुट को चेंज करके। वो सिस्टम जिसके आउटपुट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, इनपुट को वेरी करके, वो होगा कंट्रोल सिस्टम। अनदर डेफिनेशन जो होगी कंट्रोल सिस्टम की वो होगी आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग इनपुट।
ये पॉइंट भी नोट कर लेंगे हम यहाँ पे कि आउटपुट इज वेरिंग बाय कंट्रोल इनपुट। इसकी एक और डेफिनेशन जो है बहुत चर्चित है, वो देखते हैं। बहुत सारी बुक्स जो है वो अलग अलग डेफिनेशन दिखाती है। तो वैसे तो मेनली डेफिनेशन ये है कि आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग इनपुट, लेकिन अब डिस्कस करते हैं हम लोग जो सबसे डेफिनेशन जो है वो है द सिस्टम in which number of element connected together and provide a desired output। बहुत सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं और वो क्या करते हैं, हमें डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं। ये होता है कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद हम लोग कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, ये हो गया कंट्रोल सिस्टम, इसमें होगा इनपुट और ये आउटपुट देगा। इनपुट और आउटपुट से कंट्रोल सिस्टम को डिनोट करते हैं। उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम के कौन कौन से एग्जांपल होंगे। कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल की बात कीजिए, फर्स्ट वाला कंट्रोल सिस्टम का जो एग्जांपल आपके सामने होगा वो होगा ट्रैफिक लाइट। कॉमन एग्जांपल ट्रैफिक लाइट सिस्टम। इसमें क्या होता है, ट्रैफिक लाइट सिस्टम में 3 लाइट्स होती है, रेड, येलो और ग्रीन। पर्टिकुलर इनपुट पर तीनों लाइट्स के लिए एक एक इनपुट होता है। पर्टिकुलर इनपुट पर कंट्रोल रूम से जो इनपुट होगा वो पर्टिकुलर इनपुट पर एक लाइट ऑन होगी और आपको शो होगा कि आपको क्या करना है। ट्रैफिक पर खड़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि रेड लाइट ऑन होने पर रुकना है, येलो पे अलर्ट मचाना है और ग्रीन पे चल देना है। तो ये लाइट, इस लाइट के लिए पर्टिकुलर इनपुट कंट्रोल रूम से आएगा तो रेड लाइट ऑन हो जाएगी। इंडिया में जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो होता है एक ओपन लूप सिस्टम होता है, जिसमें एक फिक्स होता है कि रेड लाइट को आपको 2 मिनट्स ऑन करना है तो 2 मिनट्स ऑन होना है। इसमें फिक्स रहता है, इसका जो ड्यूरेशन जो होता है ना वो फिक्स रहता है। ये ट्रैफिक के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ड्यूरेशन फिक्स होता है कि इसको 2 मिनट ऑन होना है तो 2 मिनट ही ऑन होगी। ये वेरी भी होता रहता है, कभी 5 मिनट्स हो गया, कभी 1 मिनट हो जाता है। येलो लाइट कुछ सेकंड्स के लिए ऑन होती है, उसके बाद ग्रीन लाइट कुछ मिनट्स के लिए ऑन हो जाती है। येलो लाइट तो आपको अलर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक लाइट सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण हो गया कि एक पर्टिकुलर लाइट्स के लिए इनपुट कंट्रोल सिस्टम से इस कंट्रोल रूम से आएगा और उसके बाद लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट के लिए आएगा, ये ऑन होगी, ये ऑफ हो जाएगी। उसके बाद इसके लिए आएगा तो ये ऑफ हो जाएगी, ये ऑन हो जाएगी। ये सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल की, तो वो होता है सेकंड वाला हो गया मोटर कंट्रोल सिस्टम। मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल का मतलब हो गया मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना। मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये जो कि यहाँ के एम्पलीफायर रेक्टिफायर दोनों होगा। डीसी मोटर हो तो रेक्टिफाई करके देगा और डीसी मोटर हुई तो रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। और यदि एसी मोटर हुई तो रेक्टिफाई हो जाएगा, 220 वोल्ट अपन डीसी प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है, एसी प्रोवाइड करवा दें सॉरी। उसके बाद तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा मोटर की, ये जो कि ऊपर नीचे वेरी होगी। इसमें वोल्टेज चेंज होगा, इसको जो वोल्टेज चेंज होगा, इसको जो मोटर को जो वोल्टेज मिलेगा वो कम ज़्यादा होगा। वोल्टेज चेंज होने से इसकी स्पीड चेंज होगी। तो ये भी एक मोटर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी एक कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण है। उसके बाद एग्जाम्पल नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। आपके घरों में इलेक्ट्रिक आयरन होगी। इलेक्ट्रिक आयरन जो है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो भी एक
कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। उसमें भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच होने के बाद, जैसे आप कपड़ों को इस्त्री कर रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच होने के बाद वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, उसके बाद टेम्परेचर कम हुआ वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। तो ये जो है क्लोज लूप का एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो क्लोज लूप का एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कंट्रोल सिस्टम के, आपके आसपास देख सकते हो। और इंडस्ट्री में जाओगे तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा कंट्रोल सिस्टम क्या है, कैसा है। हम लोग फिर डिस्कस कर रहे हैं अगले नेक्स्ट में हम बात करते हैं अब कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, टाइप्स की बात की जाए तो जो फर्स्ट नंबर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम। सेकेंड होगा ओपन और क्लोज लूप, ओपन एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ओपन और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम को हम यही डील कर लेते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम। बात करते हैं कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम की। कंटिन्यूअस कंट्रोल सिस्टम वो सिस्टम जिसका इनपुट और आउटपुट कंटिन्यूअस हो। जैसे कि ये कोई सिस्टम है, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। ये इनपुट है, ये सिस्टम है और ये आउटपुट है। अब बात की जाए तो सिस्टम का इनपुट भी कंटिन्यूअस होगा और आउटपुट भी कंटिन्यूअस होगा। इट मीन्स ये सिस्टम कंटिन्यूअस सिस्टम होगा। और डिस्क्रीट में बात की जाए तो सिस्टम जिसका इनपुट भी डिस्क्रीट होगा और आउटपुट भी डिस्क्रीट होगा तो वो सिस्टम होगा डिस्क्रीट सिस्टम। और ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो है इतना ही पूछा जाता है इसमें। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो मेन टॉपिक, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम जो स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है यहाँ से, और वो होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, डिस्कस करते हैं। मैंने बात की थी ट्रैफिक लाइट की। ट्रैफिक लाइट में आपको पता नहीं होता कि ट्रैफिक कितना है, चाहे एक बंदा खड़ा हो रेड लाइट का टाइम जो है वही रहेगा, चाहे 1000 बंदे खड़े हो रेड लाइट का टाइम जो फिक्स कर दिया है वही रहेगा। उसके बाद ग्रीन लाइट होगी, चाहे बहुत सारा ट्रैफिक हो ग्रीन लाइट पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही ऑन होगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो इसमें बात होती है ट्रैफिक लाइट सिस्टम, इसका एग्जांपल हो गया। अब ओपन लूप सिस्टम होता क्या है, ओपन लूप सिस्टम को अपन नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, इसका जो फाइनल पॉइंट जो होता है, फाइनल पॉइंट इज अनडिफाइंड, फाइनल पॉइंट डिफाइन नहीं होता है। उसके बाद बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। द सिस्टम in which the final point is undefined, it's called open loop control system। जिसका फाइनल पॉइंट डिफाइन नहीं होता है उसको अपन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका जो आउटपुट जो होगा इसका जो कंट्रोल एक्शन होगा, कंट्रोल एक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटपुट।
आउटपुट क्या आ रहा है उससे कंट्रोल एक्शन को कोई मतलब नहीं है। आप इनपुट दोगे आउटपुट आएगा, ये है इसका कंट्रोल एक्शन जो होता है आउटपुट से अफेक्टेड नहीं होता है। अब बात की जाए, नोट कर लीजिएगा ये, उसके बाद हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं कि ओपन लूप सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आउटपुट होगा, इधर इनपुट होगा, ये हो गया ओपन लूप सिस्टम। इसमें इनपुट गया, आउटपुट आया, सिस्टम के अंदर कोई इनपुट दिया, आउटपुट आ जाएगा, वो होता है ओपन लूप सिस्टम, जिसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या इफेक्ट आ रहे हैं वो सारी चीज़ें इसको इफेक्ट करेगी, डिस्टर्बेंस के कारण इसको इफेक्ट होगा। लेकिन बात की जाए तो जब कोई डिस्टर्बेंस विदाउट इन प्रेजेंस ऑफ डिस्टर्बेंस, ओपन लूप सिस्टम इज हाईली स्टेबल सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम को हम लोग कहेंगे कि ये हाईली स्टेबल सिस्टम होता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ डिस्टर्बेंस, क्योंकि पर्टिकुलर सिस्टम का आउटपुट फिक्स होता है। और इफ डिस्टर्बेंस इज नॉट प्रेजेंट, इफ disturbance is not present, the open loop control system is highly stable। हाईली स्टेबल होता है जब डिस्टर्बेंस प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद डिस्टर्बेंस प्रेजेंट नहीं होता है तो ओपन लूप सिस्टम हाईली स्टेबल होता है। नॉट प्रेजेंट, मेन चीज़ है नॉट प्रेजेंट। उसके बाद ओपन लूप सिस्टम की हमें परफॉर्मेंस एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये हाईली स्टेबल है। तो इसको कह सकते हो परफॉर्मेंस एनालिसिस इज नॉट required because of highly stable। हाईली स्टेबल होता है तो इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद एक्यूरेसी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसमें डिस्टर्बेंस नहीं आए। उसके बाद होता है लेस रिलायबल होता है, लेस रिलायबल होता है। लेस रिलायबल मतलब इसको हम रियलाइज नहीं कर सकते हैं, लेस रिलायबल होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को हम फिजिकली डिजाइन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि डिस्टर्बेंस प्रेजेंट है, इट में ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ओपन लूप सिस्टम की बात करने के बाद हम लोग एंटर करते हैं क्लोज लूप सिस्टम में, तो हम लोग एनालिसिस करते हैं क्लोज लूप सिस्टम की। क्लोज लूप सिस्टम की बात करते हैं आप, तो हेडिंग लगाते हैं क्लोज लूप सिस्टम। पूरा कंट्रोल सिस्टम जो है इस पे बेस्ड है। ओपन लूप सिस्टम यूज होगा, लेकिन हम ओपन लूप सिस्टम से क्लोज लूप सिस्टम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट बात इसके लिए लिखेंगे फाइनल पॉइंट इज डिफाइंड, फाइनल पॉइंट इज डिफाइंड। नेक्स्ट इट्स कॉल्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक कौन कौन सी होती है वो डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। उसके बाद जो होगा कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन फाइनल आउटपुट। कंट्रोल एक्शन फाइनल आउटपुट पे डिपेंड करेगा। कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन फाइनल आउटपुट।
तो डेफिनेशन के अंदर हम लोग लिखेंगे कि द सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन फाइनल आउटपुट, दैट सिस्टम कॉल्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर हम लोग फीडबैक की बात करेंगे। अब क्लोज लूप सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर लिखेंगे द सिस्टम in which the control action is dependent on final output, it's called क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में ये कोई सिस्टम है, उसके बाद ये फीडबैक एलिमेंट होगा, ये इनपुट सिस्टम के लिए, ये आउटपुट की फीडबैक प्रोवाइड करवाएंगे हम इनपुट के साथ, और ये कोई ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होगा, ओपन लूप सिस्टम होगा, और इसके बाद यहाँ फीडबैक होगा। यदि ओपन लूप को फीडबैक प्रोवाइड करवा दी तो वो हो जाता है क्लोज लूप। तो ये ओपन लूप होगा, उसके बाद फीडबैक प्रोवाइड करने पे ये क्लोज लूप बन जाएगा, एक लूप बनाएगा, इसलिए अपन इसको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इनपुट के साथ आउटपुट की फीडबैक होगी, पर्टिकुलर हर टाइम इनपुट को इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आउटपुट क्या है, तो कंट्रोल एक्शन सिस्टम का चेंज होता है। इससे अपन सिस्टम की जो भी एनालिसिस करेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे कि क्लोज लूप सिस्टम में कैसे एनालिसिस करेंगे हम लोग क्लोज लूप सिस्टम में। उसके बाद बात की जाए हम लोग क्लोज लूप सिस्टम में, क्लोज लूप सिस्टम के एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्लोज लूप सिस्टम के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, वो होंगे, देखो सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका मोटर कंट्रोल सिस्टम। मोटर कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम मोटर की स्पीड को पहले ही मॉनिटर करेंगे टेकोमीटर से। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जानते होंगे कि जो मोटर की स्पीड होती है उसको हम टेकोमीटर से नापते हैं, और वो फीडबैक प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पर जॉकी को वेरी जो करेगा उसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो बना है ये सिस्टम जो है ये क्लोज हो गया। तो इस क्लोज लूप सिस्टम, इसमें फीडबैक जो होगी ये इसकी स्पीड होगी, टेकोमीटर स्पीड को मेजर करेगा, स्पीड के आउटपुट कुछ ना कुछ रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और वो इसको देगा। तो उसी के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट स्पीड या कुछ भी वेरी करना हो स्पीड को, वो जॉकी की पोजीशन पे डिपेंड हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि हमने मोटर कंट्रोल सिस्टम को क्लोज लूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होगा मोटर कंट्रोल सिस्टम का क्लोज लूप वर्जन। उसके बाद बात की जाए तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की, तो अनदर एग्जांपल देख लीजिए। तो वो इलेक्ट्रिक आयरन भी आपके पास क्लोज लूप सिस्टम है। इलेक्ट्रिक आयरन जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रीच होने पर वो आयरन बंद हो जाती है और टेम्परेचर कम होने पर वापस आयरन स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक आयरन भी क्लोज लूप सिस्टम का एग्जांपल है। उसके बाद क्लोज लूप सिस्टम से क्या क्या फीडबैक्स के बारे में देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम की, कि क्लोज लूप सिस्टम एक्चुअली बात कर लेते हैं क्लोज लूप सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि क्लोज लूप सिस्टम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या होता है।
एक्चुअली हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं ओपन लूप और क्लोज लूप। ओपन लूप और इधर लिखते हैं अपन क्लोज लूप। दोनों के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। ओपन लूप की बेसिकली बात की जाए, इसमें लिखेंगे अपन फाइनल पॉइंट अनडिफाइंड। फाइनल पॉइंट इसका डिफाइन नहीं होता है, इसका जो होता है वो होता है फाइनल पॉइंट डिफाइंड होता है। तो इसमें लिख देंगे डिफाइंड, डिफाइंड फाइनल पॉइंट। नेक्स्ट होगा, इसको कहते हैं अपन नॉन फीडबैक सिस्टम। ये होता है फीडबैक सिस्टम। इसमें फीडबैक होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे बात की जाए, इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये लेस एक्यूरेट होता है। उसके बाद इसकी बात की जाए तो ये एक्यूरेट होता है। इसकी बात की जाए विदाउट डिस्टरबेंस, ये हाईली स्टेबल होता है विदाउट डिस्टरबेंस, ठीक है। और इसके लिए बात की जाए तो ये स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आई तभी तो हम पूरी कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम में करेंगे क्या, बेसिकली सिस्टम को स्टेबल करेंगे कौन कौन सा पैरामीटर चेंज कर कर। उसके बाद बात की जाए तो ये लेस रिलायबल होता है, लेस रिलायबल होता है। और इसके लिए ये रिलायबल होता है। उसके बाद ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में और कौन कौन से पॉइंट होंगे, बेसिकली फिलहाल ये पॉइंट होंगे जिससे अपन को ओपन लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को अलग करना है। फाइनल पॉइंट डिफाइंड नहीं होता है। ओपन लूप में बात करें, सबसे फर्स्ट फाइनल पॉइंट डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा, हमें पता नहीं होगा आउटपुट क्या मिलेगा, फीडबैक नहीं होगी आउटपुट को। एक और देख लेते हैं इसमें 6 वाला, कंट्रोल एक्शन नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट। इसमें जो होता है कंट्रोल एक्शन जो होता है वो आउटपुट पर डिपेंडेंट, कंट्रोल एक्शन आउटपुट डिपेंडेंट, कंट्रोल एक्शन जो होता है वो आउटपुट डिपेंडेंट होता है। तो ये रहा क्लोज लूप ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में। अब क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम का डायग्राम बना के देख लेते हैं। उसके बाद हम क्लोज लूप ओपन लूप सिस्टम को खत्म करके फीडबैक में चले। तो क्लोज लूप ओपन लूप सिस्टम जो होता है वो ओपन लूप सिस्टम का कोई ये गेन होगा जी ऑफ एस, इसमें ये इनपुट ये आउटपुट, ये होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट। क्लोज लूप सिस्टम की बात की जाए तो इसमें जो फॉरवर्ड पाथ गेन होगा वो जी ऑफ एस, और उसके बाद बैक फीडबैक गेन होगा वो एच ऑफ एस। इसके बारे में हम लोग अभी फीडबैक में डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है, बैकवर्ड फीडबैक गेन क्या है। ये है बेसिकली क्लोज लूप और ओपन लूप के ब्लॉक डायग्राम। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फीडबैक की। अब बात करने वाले हैं हम लोग फीडबैक। तो फीडबैक क्या होती है, फीडबैक बेसिकली होती है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग फीडबैक। फीडबैक नाम से पता चल रहा है, फीडबैक का मतलब कि कुछ ना कुछ आपने क्या काम किया है उसका रिव्यू देना, मतलब कि सिस्टम के आउटपुट का रिव्यू देना, आपको फीडबैक हो गई। तो फीडबैक बेसिकली दो टाइप की हम कंट्रोल सिस्टम में डील करने वाले हैं। पहली होगी पॉजिटिव फीडबैक
और दूसरी होगी नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, इनके क्या क्या इफेक्ट होंगे, पॉजिटिव फीडबैक कहाँ काम आएगी, नेगेटिव फीडबैक कहाँ काम आएगी, पॉजिटिव फीडबैक से सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव फीडबैक से सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक से। पॉजिटिव फीडबैक में बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक हो गई। अब पॉजिटिव फीडबैक जो होगी वो होगी कि कोई भी सिस्टम अपन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं पहले सिस्टम का जो फॉरवर्ड पाथ गेन होता है उसको हम जी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये जो होता है इसको अपन समिंग पॉइंट कहते हैं। ये जो होता है फीडबैक आ गई, इट मीन्स फीडबैक गेन एग्जिस्ट करेगा तो फीडबैक गेन लगाते हैं, एच ऑफ एस को हम फीडबैक गेन कहते हैं। उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक है मतलब आउटपुट इनपुट के साथ ऐड होगा, उसके बाद ये आउटपुट होगा। अब पॉजिटिव फीडबैक है सिस्टम का आउटपुट ये, इसको अपन एरर डिटेक्टर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एरर को डिटेक्ट नहीं करेगा। एरर का मतलब होता है कि मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू, लेकिन यहाँ पर एडिशन हो रहा है इसलिए इसको अपन समेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक का कि यहाँ पर यदि बेसिक जो पहचानने का तरीका हो गया वो कि यहाँ प्लस दिखा तो पॉजिटिव फीडबैक हो गया। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कुछ चेंजेस भी होंगे लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक के इफेक्ट देख लेते हैं कि सिस्टम पर पॉजिटिव फीडबैक के क्या क्या इफेक्ट आएंगे, कि पॉजिटिव फीडबैक क्या क्या चेंज करती है सिस्टम का। तो पॉजिटिव फीडबैक के इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक जो होती है वो पहली बात, पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो एक बार गेन को इंक्रीज कर देती है, गेन इंक्रीजेस, इट मीन्स ओवरऑल गेन इंक्रीज हो जाता है सिस्टम का। उसके बाद बैंडविड्थ जो होगी रिड्यूस कर देगी, बैंडविड्थ को कम कर देती है पॉजिटिव फीडबैक। बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक में कि ये हो गया जी ऑफ एस, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये एच ऑफ एस, ये समिंग पॉइंट, ये इनपुट, इसको सोल्व करते हैं। इसको अपन इनपुट को अपन आर ऑफ एस से डिनोट करेंगे रेफरेंस, और आउटपुट को वाई ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, वाई ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस मीन्स एच ऑफ एस और वाई ऑफ एस। उसके बाद यहाँ जाके आपके पास ये बनेगा आर ऑफ एस प्लस एच ऑफ एस और वाई ऑफ एस, ये बनेगा। अब इसको लिख लेते हैं कि आउटपुट जो होगा वो वाई ऑफ एस इज इक्वल टू वाई ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस मल्टीप्लीकेशन आर ऑफ एस प्लस एच ऑफ एस और वाई ऑफ एस। सॉल्व करते हैं, जी ऑफ एस आर ऑफ एस प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस और वाई ऑफ एस, वाई ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस वाई ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस आर ऑफ एस। वाई ऑफ एस में यहाँ से कॉमन निकाला, बचा क्या, वन माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। अब क्या हो गया, जी ऑफ एस आर ऑफ एस, वाई ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई वन माइनस जी ऑफ एस आर ऑफ एस। तो हम लोग कहते हैं कि वाई ऑफ एस जो वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इनपुट डिवाइडेड बाई आउटपुट इक्वल्स टू जी ऑफ एस फॉरवर्ड पाथ गेन माइनस एच ऑफ एस। ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन। अब पॉजिटिव फीडबैक में हम लोग इसको एक बता देता हूँ आपको, ये जो होगा
ये होता है फीडबैक गेन। ये जो होता है ये होता है फॉरवर्ड पाथ गेन। ये होता है समेशन, इसको अपन एरर डिटेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है रेफरेंस इनपुट, और आप वाई ऑफ एस को जानते हो, आउटपुट होता है। ये लोग चीजें भी लिख लेंगे कि फीडबैक गेन क्या होता है, रेफरेंस इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होता है। उसके बाद ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन। अब इसी से अपन एनालिसिस करेंगे कि सिस्टम की पॉजिटिव फीडबैक को अपन क्यों यूज़ नहीं करते हैं, नेगेटिव फीडबैक को क्यों यूज़ करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक को कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमें एक चीज़ यहाँ से पता चली है कि जो 1 माइनस जी ऑफ एस है, जी ऑफ एस एच ऑफ एस है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि जी ऑफ एस और एच ऑफ एस जो है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। 1 हो गया तो यहाँ जीरो आएगा, और यहाँ जैसे ही जीरो आया आउटपुट जो होगा बहुत ज़्यादा हाई, सिस्टम का जो गेन होगा वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा हाई गेन का मतलब हो गया आउटपुट सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सिस्टम अनस्टेबल कैसे होगा, क्योंकि अनडिफाइंड इनफाइनाइट होता है। समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब कि गेन नहीं पता नहीं है, सिस्टम कुछ भी आउटपुट दे देगा। मीन्स हमें गेन को एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रखना है। ज़्यादा इनफाइनाइट गेन भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता है, तो हमें गेन को एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रखना है। तो इसीलिए हम ये प्रॉब्लम आ रही है पॉजिटिव फीडबैक के अंदर कि वो गेन को अनडिफाइंड कर रहा है। तो हम लोग अब एंटर करेंगे नेगेटिव फीडबैक के अंदर। नेगेटिव फीडबैक में हम लोग गेन को डिफाइंड रखेंगे और बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक। तो फीडबैक के अंदर बात करते हैं हम नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक को ब्लॉक डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। वही जैसा कि पॉजिटिव में देखा था, जी ऑफ एस एच ऑफ एस, ये हो गया ये रेफरेंस इनपुट, ये आउटपुट वाई ऑफ एस। ये वही पता है आपको, फॉरवर्ड पाथ सॉरी फीडबैक गेन, फॉरवर्ड पाथ गेन, रेफरेंस इनपुट, आउटपुट, एरर डिटेक्टर। ठीक है, अब यहाँ जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एच ऑफ एस वाई ऑफ एस। यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, आर ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस एच ऑफ एस। ये आएगा यहाँ पर, ये हो गया एरर डिटेक्टर, एरर को डिटेक्ट करेगा। यहाँ जो आउटपुट आएगा वो अपन सोल्व कर लेते हैं एक बार कि y ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस मल्टीप्लीकेशन आर ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस वाई ऑफ एस। तो y ऑफ एस जो होगा वो होगा जी ऑफ एस आर ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस एंड वाई ऑफ एस। अब वाई ऑफ एस जो टर्म है उनको अपन एक तरफ ले लेते हैं, प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस एंड वाई ऑफ एस। सोल्व करना तो आपको आ गया होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। वाई ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो y ऑफ s डिवाइडेड बाई r ऑफ s इनपुट आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट g ऑफ s 1 प्लस g ऑफ s h ऑफ s। ये हो गया अपने पास नेगेटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन। नेगेटिव फीडबैक के लिए ट्रांसफर फंक्शन ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। अब बात की जाए तो इससे क्या मिला, सॉल्व करिए। इससे क्या मिला, इससे एक चीज मिली है कि ये जो 1 प्लस जी एस एच एस की टर्म है ये नेगेटिव नहीं होगी। कब तक नेगेटिव नहीं होगी, जब तक कि
जी ओ पैस एंड एच ओ पैस नेगेटिव में नेगेटिव नहीं हो और वन से बड़े नहीं हो, नेगेटिव में वन से छोटे नहीं हो। नेगेटिव में तो कोई भी चीज़ वन से छोटी होगी, नेगेटिव में तो वन से छोटी नेगेटिव ना हो, तो ये नेगेटिव नहीं होंगे। और ये जो है नेगेटिव फीडबैक जो है, जो ओवरऑल गेन जो है सिस्टम का वो कम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये जो टर्म आ रही है जी और एच बढ़ाने से ओवरऑल गेन कम होगा। और अपन को एक चीज़ और पता लगी यहाँ से, इसको अपन टी कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली जो नॉन जो टर्म है इसको वो रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन में ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, लाप्लास व्हेन इनिशियल कंडीशन इज जीरो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट को अपन ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। या फिर किसी सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स व्हेन इनिशियल कंडीशन इज जीरो, इनिशियल कंडीशन जीरो होना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर फंक्शन के लिए, तो इसको ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि द ट्रांसफर फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ जी एंड एच। ये चीज जी चेंज होगा, ट्रांसफर फंक्शन चेंज होगा, एच चेंज होगा, ट्रांसफर फंक्शन चेंज होगा। जी और एच ट्रांसफर फंक्शन का मतलब ही हो गया ओवरऑल गेन ऑफ सिस्टम। तो ओवरऑल गेन सिस्टम का चेंज होगा, जी और एच दोनों चेंज होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं नेगेटिव फीडबैक के क्या क्या इफेक्ट है सिस्टम के ऊपर। तो नेगेटिव फीडबैक के कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट देख लेते हैं हम लोग कि सिस्टम को क्या क्या इफेक्ट आएगा। ये पहली चीज लिखते हैं, ओवर ऑल गेन ऑफ सिस्टम रिड्यूस बाय 1 प्लस जी एच। 1 प्लस जी एच अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो होगी बैंडविड्थ जो होगी सिस्टम की इंक्रीज 1 प्लस जी एच से इंक्रीज होगी। ये आपको एनालॉग में बताएंगे कि वहाँ 1 प्लस जी एच को अपन 1 प्लस ए बीटा लिखेंगे। यहाँ पर ए का मतलब जी होगा और बी का मतलब एच होगा, क्योंकि ये जो बीटा जो होता है फीडबैक गेन होता है और उधर ए जो होता है वो सिस्टम का गेन होता है। तो एनालॉग में आपको बताएंगे कि 1 प्लस ए बीटा से बैंडविड्थ इंक्रीज क्यों होती है नेगेटिव फीडबैक में। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो नॉइस जो होता है, नॉइस रिड्यूस करता है ये। उसके बाद बात की जाए तो नेगेटिव फीडबैक में उसके बाद स्टेबिलिटी जो होती है इंक्रीज कर देती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इससे। और बहुत सारे इफेक्ट होते हैं नेगेटिव फीडबैक के। तो जैसे जैसे हमारे पास सिस्टम मोर एक्यूरेट हो जाता है, देखो तो मोर एक्यूरेट, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है सिस्टम नेगेटिव फीडबैक यूज करने पे। तो ये जो इफेक्ट है नेगेटिव फीडबैक के सिस्टम के ऊपर वो हम डिस्कस करें। अब बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक के बाद हम लोग एक जो मेन टॉपिक यहाँ पर फीडबैक के साथ डिस्कस करने वाला है वो है सेंसिटिविटी ऑफ सिस्टम्स। सेंसिटिविटी के बारे में हम जान लेते हैं कि सेंसिटिविटी के बारे में देख लेते हैं कि फीडबैक के साथ ही डिस्कस करते हैं इसको, और बेसिकली नेगेटिव फीडबैक के साथ डिस्कस करेंगे कि सेंसिटिविटी कैसे चेंज होगी। सेंसिटिविटी किसकी? सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एस से, और इसका जो नोटेशन होगा सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन टी विद रेस्पेक्ट टू जी एंड सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन टी विद रेस्पेक्ट टू एच। एच के चेंज होने पे सिस्टम की सेंसिटिविटी कैसे चेंज होती है और टी के चेंज होने पे सिस्टम की सेंसिटिविटी कैसे चेंज होती है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेंसिटिविटी होती क्या है बेसिकली, आप लोगों को पता होगा। सेंसिटिविटी होती है चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ये होगी। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंसिटिविटी
ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की विद रेस्पेक्ट टू जी, इट मीन्स लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन जी, परसेंटेज चेंज इन टी विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन जी। जी में चेंज होने से टी में कितना चेंज आया है वो देखेंगे अपन सेंसिटिविटी के अंदर। तो हम लोग सेंसिटिविटी में डिस्कस करते हैं कि हम जानते हैं कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच होता है। जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच। ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू जी ऑफ एस। एस को मैं छोड़ दिया अभी फिलहाल सोल्व करने के लिए। अब हम लोग सेंसिटिविटी को डिनोट कर परसेंटेज चेंज, इट मींस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी, डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा जी डॉट जी डिवाइडेड बाय टी। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज को अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि ओवरऑल के रेस्पेक्ट में डेल्टा एक स्मॉल अमाउंट में कितना चेंज हुआ वो। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग, ये ट्रांसफर फंक्शन होता है जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जी। डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी डिवाइडेड बाय डेल्टा जी। ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच। अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों टर्म में, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का किया, माइनस लगाया, ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का किया, एच सोल्व करेंगे आगे। जी एच से जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जी एच से जी एच कैंसिल आउट, बचा 1। तो लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर। इस टर्म को इक्वेशन नंबर इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से जो फाइनल आउटपुट मिलेगा अपन को, सेंसिटिविटी ऑफ ओवरऑल गेन विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस जी एच, ये होगी ओवरऑल सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन। हिंदी में लिख लेंगे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 1 प्लस जी एच। उसके बाद ये नोट हो जाए, हम डिस्कस करेंगे आगे। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे भी जी चेंज होगा तो उसके साथ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन भी चेंज होगा। अब नेक्स्ट बात की जाए तो सेंसिटिविटी की अब अगली बात करेंगे कि एच के चेंज होने पे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में कितना चेंज होता है, या ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की सेंसिटिविटी कैसे चेंज होती है। तो सेंसिटिविटी ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज in t divided by percentage change in h। रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा t डिवाइडेड बाय t, डेल्टा h डिवाइडेड बाय h, डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा h, h डिवाइडेड बाय t। ओके, हम जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, g डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच। कुछ नहीं, डेरिवेशन करना है डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा h का। डेरिवेशन करके वैल्यू पुट करनी है h और t की, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंसिटिविटी क्या होती है। डेरिवेशन करना है, बेसिकली सिंपल डेरिवेशन है, वो हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो होगा जी, आंसर जो होगा वो होगा जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच। ये होगी सेंसिटिविटी उसकी, ओवरऑल सेंसिटिविटी होगी एज विद रिस्पेक्ट टू टी। इसमें जी और एच दोनों वेरी हो रहे हैं, वहाँ पर भी जी और एच वेरी हो रहे हैं। तो सेंसिटिविटी जो होगी विद रिस्पेक्ट टू एच ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की, वो ये होगी। बहुत सी बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी ये वेरी होने पे ज़्यादा सेंसिटिविटी चेंज होगी, तो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में फिलहाल इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस होगा हमारे पास ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया है,
जो कंट्रोल सिस्टम के जो बेसिक्स हैं वो एक बार आपके कवर हो जाए, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। बेसिक्स में ब्लॉक डायग्राम डिडक्शन हो गया, एसएफजी हो गया और ट्रांसफर फंक्शन हो गया। उसके बाद जो हम लोग टाइम के साथ एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, तो फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप एंजॉय किया होगा आपने। थैंक यू।